हेलो फ्रेंड्स। हम लोग जो पीटर लिंच की बुक पढ़ रहे हैं उसको सिलसिले को जारी रखते हैं। 13 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 14 चैप्टर है हमारा रीचेकिंग द स्टोरी। तो गुड मॉर्निंग और हैप्पी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पूरा देख लेना, ठीक है। तो यही रिक्वेस्ट है कि कोई वैल्यू एडिशन तभी वो कर पाऊँगा आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी में जब आप वीडियो को पूरा देखोगे। और लाइक जो भी कमेंट है वो आप कर सकते हैं, जो भी शॉर्ट कमिंग्स है उसको हम सुधारेंगे। तो लेट अस प्रोसीड। तो पीटर लिंच यहाँ पे कहते हैं कि हर कुछ महीने में कंपनी की कहानी को दोबारा जांच कर लेना चाहिए, जिसमें क्वार्टरली रिपोर्ट का देखना या हम मान लीजिए कौन कॉल सुनना, अर्निंग्स के बारे में मेनली पूछताछ करना इसमें है कि जैसे हम उम्मीद किए थे वैसा अर्निंग्स आ रही है या नहीं आ रही है। तो स्क्रीनर वगैरह में भी हम लोग देख सकते हैं। तो ये तो समझ लीजिए कि चेकिंग स्टोरी का एक पहलू हो गया। दूसरी पहलू ये भी हो सकता है कि जो प्रोडक्ट और सर्विसेज है उसके बारे में आप दुकान या मॉल वगैरह में जाके विजिट करके देखें कि वो प्रीमियम वाली फील अभी भी उसके साथ अटैच्ड है कि नहीं है। कि टाटा नैनो वाली बात हो गई कि गरीबों की कार वाली तमगा अगर उसके साथ जुड़ गया है तो फिर वो बात नहीं बनेगी। तो जो है वो अभी भी उसके अंदर में प्रॉस्पेरिटी वगैरह की जो है महक आ रही है या नहीं आ रही है। तो उससे रिलेटेड हम कह सकते हैं कि देखना चाहिए हमें। और कोई नया पत्ता खुल गया है क्या, कि जैसे फास्ट ग्रोवर्स के साथ अक्सर यही आपको देखना पड़ता है कि जो क्या चीज़ इनकी जो है आगे भी चलकर इसकी ग्रोथ को सस्टेनेबल बनाए रखेगी, क्या चीज़ ऐसा कर रहा है कि वो ग्रोथ रहेगा। तो एक चीज़ और डिस्कस करते हैं कि ग्रोथ कंपनी के पड़ाव में तीन, मतलब जीवन में तीन पड़ाव होते हैं। एक है स्टार्टअप फेज, दूसरा है रैपिड एक्सपेंशन फेज और तीसरा है मैच्योरिटी या सैचुरेशन फेज। तो वो कहते हैं कि जो पहला फेज होता है स्टार्टअप फेज वो रिस्कीएस्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका बिजनेस मॉडल जो है प्रूवन नहीं होता। और जो दूसरा फेज होता है उसमें सिंपली प्रूवन हो जाता है मॉडल और उसको रिपीट करना रहता है। किसी कंपनी को एक जगह जो उसने कामयाबी हासिल करी है उसी को शहर दर शहर या मॉडल को रिपीट करना रहता है जगह जगह पर, ठीक है। फिर इसमें ही सबसे ज़्यादा पैसा बनता है, पैसा ही पैसा जो बनता है वो इसी फेज़ में बनता है, रैपिड एक्सपेंशन फेज़ में। और तीसरा जो फेज़ है सैचुरेशन फेज़ है, मतलब मौत हो गई है एक तरह से आपका जो है ग्रोथ के लिए आपको मतलब एड़ी चोटी का बल लगाना पड़ रहा है फिर भी ग्रोथ नहीं आ रहा है। और आप ये देख सकते हैं कि जो है इसका सीमित हो गया है। अब मान लीजिए अगर जैसे बहुत ज़्यादा मार्केट शेयर एक्वायर कर लिया है तो फिर अब क्या करेगा वहाँ से ग्रोथ, तो उसको आप देख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल उन्होंने कुछ डिस्कस किया है तो वो आप लोग के साथ करते हैं कि जब आप कुछ अंतराल में किसी स्टॉक को देखते हैं तो आपको पता लगा लेना चाहिए कि भाई कहीं कंपनी एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव पे तो नहीं जा रहा। जो हमने ये तीन पड़ाव डिस्कस किए हैं, जैसे ट्रेंड ट्रेंड अभी फास्ट ग्रोवर 60% से सीधे 12% पे उसकी गाड़ी आ गई है स्पीड, तो वो हम देख सकते हैं, ठीक है। फिर हम देख सकते हैं कि एग्जाम्पल जो इन्होंने बताया है वो ऑटोमेटिक डाटा प्रोसेसिंग की कहानी बताई है कि भाई पे चेक से रिलेटेड काम करता था ऑटोमेटिक डाटा प्रोसेसिंग। और ये बुक उन्होंने 1989 में लिखी है तो उसके संदर्भ में बता रहे हैं कि आज भी वो कह रहे हैं कि ऑटोमेटिक डाटा प्रोसेसिंग की जो कहानी ख़त्म नहीं हुई है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक डाटा प्रोसेसिंग की कहानी जारी है ये। हाँ, तो हाँ ये रहा ऑटोमेटिक डाटा प्रोसेसिंग, उसकी कहानी बताई है इनमें कि उसकी वो फेज़ 2 में ही चल रहा था काफ़ी सालों। अब ये कहते हैं कि हर एक फेज़ कई सालों तक चल सकता है, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि जो सेंसोरोमैटिक एक कंपनी थी जो एक तरह से आपका चोरी से बचाने के लिए बजट सिस्टम बनाती थी। अभी हम लोग हर मॉल में देखते हैं जो एक काले रंग का अटैच कर देते हैं किसी कपड़े के साथ या किसी आर्टिकल के साथ में। तो जो आप मतलब ऐसे नहीं है कि पॉकेट में डाले और सरक दिए, क्योंकि दरवाजे पे वो टै बजर बज जाएगा, ठीक है। तो वो वाला भी जो कंपनी जिसने इसका इजाद किया था वो भी मतलब एक तरह से सब जगह फैल ही चुकी थी। तो अब वहाँ से और कितना फैलेगा। तो फिर लिमिटेड की कहानी, बस सीयर्स कंपनी की कहानी बताते हैं कि सीयर्स जो है हर महानगर में पहुँच ही गए थे।
तो मतलब उसका खेला ख़त्म हो गया है। द लिमिटेड की कहानी बताते हैं कि भैया 700 स्टोर में 670 स्टोर तक अगर पहुंच ही गया है, तो मतलब जैसे वो अमित शाह बोलते ना, ए बस हो गया चलो अब। तो वो वाली उस तरीके से समझ लीजिए कि हो गया कहानी। तो जब लिमिटेड ने ये कह रहे हैं कि लर्नर और लेन को खरीदा था, ठीक है, तो जब लिमिटेड ने लर्नर और लेन को खरीदा था, यहाँ पे लर्नर और लेन को खरीदा था, ठीक है, तभी आपको उसका जो है मतलब समझ में आ गया कि भाई अब ये यहाँ से और फास्ट ग्रोथ नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि फास्ट ग्रोथ के रैपिड एक्सपेंशन फेज में तो वह खुद के एक्सपेंशन पर पैसा लगाता, ये नहीं कि झूठ मूठ का एक्विजिशन वाला काम करता। ठीक है, तो अगर आपको दिख रहा है कि हर एक मैकडी के बगल में आपको एक वेंडी दिख रहा है, मतलब हो गया वेंडी की कहानी खत्म। ठीक है, अब बडवाइजर वाली कंपनी जो एनहज़र बुश है, वो वाली कंपनी अगर 40% मार्केट शेयर ले चुकी है, तो अब क्या हर एक आदमी को हर घर बियर पिलाओगे? है ना, वो तो हो नहीं सकता। किसी किसी को हो सकता है बडवाइजर नहीं पसंद आओ, तो उसको फ्री में भी दोगे तो नहीं पिएगा। तो उस टाइप से आपको समझ लेना पड़ेगा कि हाँ अब सेचुरेशन फेज आ गया है। मैकडी की बताते हैं कि खास बात थी कि उसके जो इन्वेस्टर को लगा कि भैया 30 के पी से 12 का पी आ गया, मतलब फास्ट ग्रोथ से स्टालवर्ट हो गया, और मतलब सालों तक एक तरह से 1972 से 82 तक इसका जो है स्टॉक साइडवेज रहा, पर फिर भी जो है अर्निंग्स आ रही थी। तो मैकडी ने अपने ग्रोथ के लिए क्या क्या किया उसको आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो जैसे वो कहते हैं कि जो इसका 1/3 जो सेल आता था उस वक्त में 1989 की, कह रहे हैं कि वो ड्राइव इन विंडोज़ की तरह। ड्राइव इन विंडोज़ क्या हुआ कि मतलब वो दुकान ही इस तरह से बनाता था कि कार लेके आया, खिड़की एकदम पास में है, उसने ऑर्डर किया 1 मैक पफ एंड ये दे दो भाई, मैक वेजी या मैक पनीर जो भी है वहाँ पे जो चलता होगा, तो उन्होंने किया और वो वहाँ से ही ऑर्डर लेके दूसरे काउंटर पे चला गया, और वहाँ से वो गाड़ी में बैठे बैठे ही कोई एक लड़का आके पकड़ा के उसको जो है खिड़की, गाड़ी का खिड़की डाउन किया और उसने ले लिया और चल दिया। तो ये जो है इससे एक तरह से मतलब कि बहुत एफिशिएंसी हुई, तो उससे उसका 1/3 सेल आता है। जो खिड़की इस तरह की जो विंडोज़ बनाया जहाँ पे ड्राइवर आएगा उसको टाइम रुकना उकना बहुत कम पड़ेगा। ठीक है, फिर इसने एक जो है अपना यूटिलाइजेशन बढ़ाने के लिए नाश्ते का जुगाड़ किया कि नाश्ते का मेन्यू वगैरह बढ़ा लिया, तो उससे भी उसके 20% सेल्स बढ़ गया। तो उसके बारे में बता रहा है। फिर मैकडी ने सिर्फ अपने ही देश तक सीमित नहीं रखा इसको, मतलब बाकी देशों में भी, दूसरे देशों में भी फैल कर सिद्ध किया कि हाँ भाई जो है फैल रहा है। उस वक्त में 1989 में जब पीटर लिंच लिख रहे हैं इस बुक को, तो वो कह रहे हैं कि फैल रहा है। तो आज तो हम देख ही रहे हैं कि कितना फैल गया। तो मैकडी इसीलिए सक्सेसफुल रहा क्योंकि उसने नए आयाम, नया इनोवेटिव इमेजिनेटिव वेज में उसको एक्सपेंड किया। ठीक है, फिर एक कहानी बताते हैं केबल इंडस्ट्रीज़ की, कि केबल इंडस्ट्रीज़ में भी मतलब आप कोई भी शेयर खरीद लेते तो आपका ये रहता कि जो है HBO, सिनेमैक्स, डिज्नी वगैरह हर चीज़ अर्बन और दूसरी जगह पे चल रहा था इस तरह का काम, तो हर चीज़ में प्रीमियम या आपको कमीशन मिल रहा था। तो इसमें अभी हमारे कंटेक्स्ट में इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, इसको हम चलते हैं। फिर टेक्सास एयर की कहानी बताते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मेरे को कि टेक्सास एयर की कहानी बिगड़ी, फिर बनी और फिर बिगड़ गई। ये सब 5 साल के अंतराल में ही हो गया था। इसके लिए बता रहे थे कि जो टेक्सास एयर है मौत के मुंह से बाहर निकली तभी 1983 के अंदर में इन्होंने जो है जब टर्न अराउंड हो रही थी तो उन्होंने पैसा लगाया और वहाँ से उन्होंने 3 गुना किया। ठीक है, तो टेक्सास एयर ने क्या किया था कि कॉन्टिनेंटल के अंदर में भी 25% के आसपास शेयर था इसका, तो वो कॉन्टिनेंटल की भी जो है पोजीशन ठीक हुई, उसने मतलब खर्चा वर्चा कम किया वगैरह, तो टर्न अराउंड हो गया 1986 तक। तो इसने किया। फिर टेक्सास एयर ने ईस्टर्न एयरलाइन को खरीद लिया और वहाँ से भी 3 गुना हुआ, तो कुल 10 बैगर हो चुका था। तो फिर बताते हैं कि गलती अब यहीं पे हो गई थी कि मैं इस पड़ाव पे रिलैक्स हो गया था, कॉम्प्लेसेंट हो गया था। मैंने सामने आते हकीकत को नज़रअंदाज कर दिया। जब टेक्सास एयर ने पूरा कॉन्टिनेंटल को ख़रीदा तो मुझे कॉन्टिनेंटल का शेयर बिक गया, मतलब
उसको एक्वायर कर लिया तो इनके हाथ में आ गया रोकड़ा कैश। तो फिर ये जो है $48 के भाव में टेक्सास एयर को और ऐड कर लिए, जो हाथ में रोकड़ा आया उससे भर भर के खरीद लिए 1987 में। अब टेक्सास एयर का जो औसत बैलेंस शीट था, मतलब एवरेज था, मीडियोकर बैलेंस, तो उसको लेना नहीं चाहिए था। इसका कर्जा कुल कई छोटे अविकसित देश, जो मतलब अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, उसके जीडीपी से भी ज़्यादा इसका कर्जा था। तो उसमें हमको वहीं से समझ लेना थे। और एयरलाइन का तो बिजनेस है ही डेंजरस, क्योंकि साइक्लिंग इंडस्ट्री है। तो मैं क्यों खरीदा, मैं आज सोचता हूँ तो सोचता हूँ कि भाई क्यों खरीदा, है ना, बेचा नहीं, पता नहीं। तो मे भी हो सकता है कि बढ़ते दाम ने मुझे अंधा कर दिया था। ठीक है। तो अब यहाँ पे कहते हैं कि जब उसमें ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ कहानी दिखी थी, तो मुझे कहानी ये दिख रही थी कि टेक्सास एयर भाई लीनर ऑपरेशन करता है, जैसे आज के डेट में हमारे इंडिगो है, लीनर ऑपरेशन करता है। जो है मुझे थोड़ी बहुत जो है सिमिलरिटी लग रही है इंडिगो और टेक्सास एयर की कहानी में, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि लीनर ऑपरेशन करता है, लेबर कॉस्ट वगैरह उसका बहुत कम रहता है, बहुत घटा दिया है। तो जब इसने ईस्टर्न, फ्रंटियर एयर या पीपल एक्सप्रेस सबको इसने जब खरीद लिया, तो मैंने यही सोचा कि भाई उसी तरह से रिवाइव कर देगा जैसे कंटिनेंटल को किया था, है ना, या खुद को किया था। तो उसके बाद पैसा ही पैसा होगा, पर हुआ नहीं। मैं सब्जबाग इतना देख लिया कि मुझे पता नहीं था कि मैं कचड़ा प्लेयर ले लिया हूँ। $15 का शेयर का कमाई हमको दिखाई दे रहा था, और हर दिन अखबार में जो मिलती चेतावनी संकेत, जैसे कि बैग खो गया, शेड्यूल गड़बड़ा गया, गंतव्य और आगमन में देर से पहुंचना, गुस्से में जो है ग्राहक है, गुस्से में कर्मचारी हैं। ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, वो नज़रअंदाज कर दिए, सामने सामने दिख रहा था। ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि ये सारी चीज़ें मैं नहीं देख रहा था। फिर आ, ये जो है एक तरह से, और वो कह रहे हैं कि भाई जो एयरलाइन का धंधा है वो रेस्टोरेंट के जैसे खतरनाक है। कुछ खराब रातें हुई और आपका रेपुटेशन पूरा खराब कर देता है, जिसको बनाने में आपको 50 साल लगे हों। ठीक है। वहाँ पे रिफ्ट हो रही थी ईस्टर्न के यूनियन से कि भाई वेतन बढ़ाओ, भत्ता बढ़ाओ, ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो अभी आज के डेट में हमारे इंडिगो में भी यही कहानी हमको दिख रही है। हम ये नहीं कह रहे कि एग्जैक्टली यही है, तो ना ही हम इसमें कोई शॉर्ट सेल करके बैठे हैं। ठीक है। तो हमारी अभी इतनी औकात नहीं है, बट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हम लोग को भी, मतलब वो क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये भी कह रहे हैं कि जो आम जन मेरे साथ में ट्रैवल कर रहे थे, जो लोग सफ़र कर रहे थे ईस्टर्न और डेल्टा में, तो वो देख सकते थे कि जो मैं देख रहा हूँ, तो सबको ही वही एज था। ठीक है। अमेचर इन्वेस्टर को भी एज रहता है, वो वाली बात कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि सिर्फ न केवल मैंने टेक्सास एयर को नहीं बेचने और उसमें और फर्दर ऐड करने की गलती करी, एक और गलती करी कि जब ईस्टर्न एयरलाइन का लफड़ा चल रहा था और जग जाहिर था, तो मैंने ईस्टर्न के कंपटीटर डेल्टा को न खरीदने की भी गलती करी। अब डेल्टा जो एयरलाइंस था वो थोड़ा मोड़ा लिया था इसके पोर्टफोलियो में, मगर वो कह रहे हैं कि मेरा टॉप 10 होल्डिंग के अंदर होना चाहिए था। तो डेल्टा का जो स्टॉक है $48 से $60 हुआ 1987 की गर्मी के दौरान, फिर साल के अंत आते आते $35-37 का गिरा रहा, और उसके बाद 1988 की गर्मी में फिर वापस $55 पहुंच गया। तो मतलब रिवाइव कर गया डेल्टा, तो मान लो बहुत आगे तक गया। तो ये कह रहे हैं कि लोग, जो आमजन भी सफ़र कर रहे थे डेल्टा या ईस्टर्न में, वो फ़र्क देख सकते थे और आराम से मतलब कि अपना कॉल ले सकते थे। तो ठीक है, हम लोग जल्दी जल्दी ख़त्म कर लिए इस चैप्टर को। बहुत छोटा चैप्टर था, अब छोटे छोटे ही चैप्टर हैं। तो हमने देखा, अब हमारे जो फाइनल चेकलिस्ट है, जो पार्ट 2, इसका भी मैं जल्दी से ही वीडियो बना दूंगा। ये भी 3-4 पेज का चैप्टर है। उसके बाद ये जो है थर्ड पार्ट में आ जाएंगे, द लॉन्ग टर्म व्यू। इसमें पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन और ये है, बस इसको हम लोग कोशिश करेंगे, छोटा सा बचा हुआ है तो इस साल के ख़त्म होने से पहले हम भी ख़त्म कर दें, क्योंकि हम फिर नए साल में हम भी नए बुक्स और नए कंसेप्ट और नए को आगाज कर सकें। थैंक यू।